देखो, अच्छा, तुम लोगों को क्लियरली स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं बच्चे लोग? हाँ ये सर। सर दिख रहा है। दिख रहा है सर। सर लेकिन ये समझ में नहीं आया, 2 to power n आया कैसे बी का? देखो, मैंने इस ए का कोई भी एक सबसेट चुनो। मान लो मैंने A2 सिलेक्ट किया, ठीक है, ए में के लिए। अब वापस ठीक है। मैंने A2 को डाल दिया, तो मेरा जो सेट एस है वो एज इट इज रह गया कि नहीं? मतलब सेट इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। समझ में आया बात? नहीं। देखो, मान लो एक बैग में हमारे पास 1 2 3 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। ये मेरा ठीक है। एस है। तो अब ये बताओ, इसके कितने सबसेट्स हम बना सकते हैं? अच्छा, सबसेट्स 2 to power n, देखो, हर एलिमेंट, 2 to power 10 क्यों? हर एलिमेंट के लिए दो ही ले ऑप्शन है। सकते हैं या नहीं ले सकते दो हैं? ही ऑप्शन है, या तो हम सबसेट में देंगे या, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो अब ये दो है तो 2 का पावर 10 हो गया। अब हाँ मान सर। लो तुम्हारे सेट में ए वाला सेट जो मैंने बनाया 1, 2, 1 और 2, दो एलिमेंट मैंने सिलेक्ट किया। अब क्या किया कि वापस डाल दिया मैंने इसको, ठीक है। एक तुमने बनाया और नोट कर लिया खाली, ठीक है, और फिर वापस इसी डब्बे में डाल दिया। अब बताओ बी के लिए, तो जब हम बी भी इसी से सिलेक्ट कर रहे हैं तो बी के लिए भी कितना ऑप्शन होगा? 2 to power 10। सेम ऑप्शन होगा कि नहीं, एक के जितना? हाँ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और ये जो मैंने लिखा है 2 पावर n, 2 का पावर n हो गया तुम्हारा, दैट इज द टोटल सबसेट्स, हाँ राइट। अब उसमें से एक सबसेट होगा जो ब्लैंक को सिग्निफाई कर रहा है कि ब्लैंक को एक ही ना सेट सिग्निफाई करेगा। तो सर। इसीलिए नॉन एम्प्टी सेट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इज 2 का पावर n-1। समझ गए? हाँ सर, वो समझ गया। अब जैसे देखो, क्वेश्चन अक्सर कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछने का स्टाइल होता है कि बोलेगा कि एग्जैक्टली मान लो ए इंटरसेक्शन बी में दो एलिमेंट कॉमन है या तीन एलिमेंट कॉमन है, ठीक है, या ऐसे कितने सेट्स बनेंगे। तो उसी का लॉजिक सिखा रहा हूँ कि हाँ, ऐसे सेट वाले जितने भी सवाल होंगे उसका अप्रोच कैसे करना है। तो उसका अप्रोच हमेशा एक एलिमेंट लेके करो पहले। तो मान लो मैंने एक एलिमेंट A1 लिया, ठीक है। अब ये बताओ, ये संभव है कि मैंने दोनों में से किसी भी सेट के लिए मैंने उसको सिलेक्ट नहीं किया? पॉसिबल है कि नहीं? हाँ सर, या पॉसिबल ये है। एक यस सर। पॉसिबिलिटी है कि मैंने A1 में किया था लेकिन बी में नहीं किया? या सही बात। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें नहीं किया लेकिन इसमें किया? पॉसिबल है। हाँ हाँ सर। यस सर। या दोनों में कर लिया था, ये भी तो संभव है। तो अब देखो टोटल कितने केस बन रहे हैं बताओ? 4 केस बन रहे हैं। देखो, ये पहला, यस सर। ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो देखो, एक एलिमेंट के लिए मेरा कितना हो गया? 4 हो गया। तो ए हाँ एंड बी कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज? फोर ए टू द एंड, पावर एन। करेक्ट। तो ए एंड बी कैन बी सिलेक्टेड इन, राइट, कैन बी सिलेक्टेड इन 4 to the power n वेज। देखो, ये कह सकते हैं। अब इसी में अगर मैं ए बी सी डाल दिया तीसरा, तो अब कितने वेज हो जाएंगे? 8 to power n। 8 का पावर n। समझ में आया बात? अब यहां जरा गौर से देखो, अब ए यूनियन बी तुम्हारा लिखो पहले, तो यहाँ यूनियन में A1 आएगा, यहाँ यूनियन में A1 आएगा और यहाँ भी A1 आएगा, करेक्ट। यस सर। इंटरसेक्शन में क्या आएगा बेटा? नल। फाइव फाइव नल। एवन। और यहाँ पे A1। क्या आएगा? A1। ठीक है। अब यहाँ एक बात याद रखना, ऑर्डर्ड पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर किसको कहते हैं? देखो, ये दो एलिमेंट अगर तुमको ऑर्डर में लिया जाए, मान लो जैसे 1, 2, ठीक है, और 2, 1,
अगर अनऑर्डर्ड गिनोगे तो ये एक है, ठीक है, अनऑर्डर्ड में दोनों सेम है। लेकिन अगर ऑर्डर्ड कहेंगे तो ये दोनों के दोनों अलग काउंट होंगे। समझ में आया बात? yes तो sir, ऑर्डर्ड में याद रखो ये दोनों अलग गिना जाएगा, अनऑर्डर्ड में दोनों सेम गिना जाएगा। ये बात याद रहेगा? yes sir, यस सर। तो देखो सबसे पहला बात ये जो बताया। दूसरा बात, अब देखो ए एंड बी, ए यूनियन बी, सॉरी ए और बी, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू एस कितने केसेस में होगा? ध्यान से देखो, तुम्हें यही बोलेगा कि वापस सेट एस बन जाए। तो एक एलिमेंट के बेसिस पे मैंने एनालिसिस किया, देखो 3 ऐसे केस बन रहे हैं जिसमें मेरा वापस एलिमेंट A1 बन गया। yes sir, तो एक एलिमेंट के लिए अगर 3 तरीके हैं तो n एलिमेंट्स के लिए कितने तरीके होंगे? 3 का पावर है। 3 का पावर n। वेरी गुड। अब बताओ A इंटरसेक्शन B, ठीक है, A इंटरसेक्शन B नल हो रहा है, ये भी कितने वेज में हो रहा है? देखो 3 का अब पावर बताओ। 3 का पावर है। पावर है वेरी गुड। अब एक और चीज बताओ, अगर ध्यान से लैंग्वेज सुनना, मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए एंड बी, ताकि ए यूनियन बी एस हो और ए इंटरसेक्शन बी 5, कितने होंगे बताओ? 9 का पावर है। ऑर्डर्ड पेयर्स। हाँ 9 का पावर है। नहीं बेटा, देखो मैंने फिर बोला ना, एक एलिमेंट लेके देखोगे ना, तो देखो मैंने बोला ए यूनियन बी इक्वल टू एस एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो देखो ये वाला केस का बात कर रहे हैं कि नहीं? ये कितने में था? 2 में था। हाँ सर। तो तो एक के लिए अगर 2 है तो n के लिए कितना होगा? 2 का ए पावर है। यूनियन बी इज इक्वल टू एस एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल। ये दोनों अगर हुआ तो ये 2 का पावर n हुआ। और ये सारे केसेस एप्लीकेबल किसमें हैं? जब ये ऑर्डर्ड है, ठीक है। अब अनऑर्डर्ड का बात करें तो ये पार्ट कंसंट्रेशन के साथ समझना। देखो अनऑर्डर्ड में ये दोनों को हम लोग सेम मानेंगे कि नहीं? हेलो, कैन यू ऑल हियर मी? yes sir, सर अगर देखो ये इंटरसेक्शन भी एस हो तो फिर 1 का पावर इन लेंगे। इंटरसेक्शन भी तुम्हारा एस तभी हो सकता है एक ही केस, सॉरी एन केसेस में होगा। क्यों बोलो? ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देखो बेटा, यहाँ पे ए हाँ इंटरसेक्शन बी तुम्हारा एस, ये वाला इकलौता एक केस में हो रहा है कि नहीं? देखो हाँ तो वो एक ही केस ना होगा जब हाँ ए और बी दोनों इक्वल हो जाएगा। तो अगर एक एलिमेंट आर के लिए एक आ रहा है तो एन एलिमेंट्स के लिए कितना आएगा? इतना है। एन आएगा। समझ में आया बात? ओके सर। अब अनऑर्डर्ड वाले का बात करते हैं, ध्यान से समझो। देखो नल कितने केस में होगा बताओ? n नल एक ही केस में होगा, ठीक है। तो ये जो 3 टू द पावर n केसेस हैं, इसमें एक ही केस ना होगा कि नल और दूसरा सेट कंप्लीट है, ठीक है। अब देखो नल वाला केस को एक एक इकलौता केस है, देखो ये इसमें एक ही ना केस है, नल, दोनों नल है, ठीक है। तो 3 टू द पावर n में भी एक ही केस होगा कि जिसमें a और b दोनों नल नल है, ठीक है। तो वो इकलौता एक केस को हटा दो। तो अब a यूनियन b इक्वल टू s अगर होना है तो 3 टू द पावर n -1 किया, वो नल वाला हटा दिया, ठीक है। yes sir, अब ऐसा टाइप का डबल डबल को हमको क्या करना है? एक में गिनना है, तो इसको बाई 2 कर लो,
और इसके साथ 1 जोड़ दो नल वाले केस में, क्योंकि नल वाला 2 बार तो आएगा नहीं। सो दिस इज 3 to the power n plus 1 by 2। देखो, तो अगर A यूनियन B S है, ये हम बात कर रहे हैं अनऑर्डर्ड, ठीक है। अगर वर्ड अनऑर्डर्ड यूज किया तब A यूनियन B S कितने केसेस में होगा? अगर मान लो अब कहते हैं A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नल, तो अब यहाँ पे भी सेम कहानी, ये भी 3 to the sir. power n plus 1 by 2 ही होगा। लेकिन Yes, sir. अब अगर ये दोनों का बात करते हैं, सपोज मैंने ये कहा कि A यूनियन B इज S एंड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नल, ठीक है, तो ये सिंपली इसका आधा कर दो, दैट इज 2 to the power n minus 1। Nice, sir. अब यहाँ देखो, अब अगला पार्ट में जो पूछता है वो ऐसा टाइप का, मान लो तुम्हें ये दिया n A इंटरसेक्शन B, लेट अस से दिस इज इक्वल टू 1। n लिखने का मतलब कार्डिनल नंबर, Yes, sir. ठीक है। तो अब अगर मान लो ये 1 है, 2 है, कुछ भी बोल दिया, ठीक है। अब ये लॉजिक ध्यान से समझो, देखो, तो A और B दो सेट हमें सिलेक्ट करना है, लेकिन उसमें कॉमन एक ही एलिमेंट होना चाहिए। तो पहले देखो हमारे पास ओरिजिनली कितना एलिमेंट्स है, N. n में से जिसको कॉमन रखना है उसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो एक एलिमेंट हम सिलेक्ट करेंगे कितने तरीके से बताओ? NC 1 तरीके से करेंगे कि नहीं? Sure. अब बाकी सेट में, मेरा ओरिजिनल सेट में कितना एलिमेंट बचा? 9 n-1। हम लोग 10 नहीं, n minus 1 अब वो n-1 में से A और B सिलेक्ट करोगे और इसका इंटरसेक्शन नल कितने केसेस में होता है? देखो n था तो इतना हुआ, तो n-1 है, 3 का पावर n-1 यहाँ पे खाली कर देंगे। देखो लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? तो वैसे ही अगर n A इंटरसेक्शन B हुआ, मान लो 2, तो अब क्या करोगे? NC2 NC2 into चुनेंगे और 3 का ये पावर जगह n minus 2 तो तुम्हें कितना भी बोलेगा कॉमन, अब तो तुम कर सकती हो ना। हाँ Yes, सर sir. देखो इसमें से कुछ लिखना है बच्चा, तो एक बार लास्ट वाला फिर से बता दीजिए। देखो जो तुमको कॉमन रखना है, ध्यान से देखो, मान लो मेरे पास ओरिजिनल सेट हुआ, लेट अस से 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें से A और B दो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, सबसेट्स, यस सर। ठीक है। तो अब एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, तो मान लो तुमने 1 कॉमन रखा है A में, ठीक है, तो A सेट में 1 को तो कॉमन रखना ही रखना है, लेकिन अब बाकी कोई भी ऐसा एलिमेंट अगर तुम सुनते हो, मान लो 3 अगर तुमने इसमें ले लिया, तो B सेट में 1 होगा कंपलसरी, लेकिन 3 नहीं होगा, यानी तुम इस 1 को फिलहाल भूल जाओ, ठीक है, ये फिलहाल तुम भूल जाओ और बाकी इस ज्वाइंट सेट बनाओ। देखो ये दो, ठीक है। तो अगर मेरे पास ओरिजिनल सेट में एक कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितने एलिमेंट बच गए? 4। यस सर। अब 4 एलिमेंट को यूज करके अगर मान लो हम A और B ऐसा दो सेट बनाते हैं जिनका इंटरसेक्शन नल हो, तो देखो, और ये ऑर्डर्ड सेट की बात कर रहा हूं, n था तो 3 to the power n है, हाँ सर। तो 4 के लिए क्या होगा? 3 to the power 4। हाँ सर। n के लिए क्या होगा? 3 to the power सॉरी n-1 के लिए 3 to the power n-1। हाँ हाँ। तो पहले देखो जिसको कॉमन रखना है उसको सिलेक्शन करो, तो NC1 तरीके से किया, यस सर। ठीक है, और बाकी ये 3 to the power n-1। ठीक है सर। तो जितना कॉमन रखना है, देखो ये पार्ट लिखना है
क्योंकि इस लॉजिक के जब भी सवाल पूछे जाएं तो ये एलिमेंट वाइज अप्रोच सबसे अच्छा होता है। अच्छा, कौन सा लिखना है, ये वाला, ये पर वाला, ऊपर सर, ऊपर। ऊपर वाला। ये हाँ सर। तुम ये, ओके, लिख लो बेटा। तुम लोग का वहां पे क्या मौसम है? गर्मी चल रहा है सर। तो ह्यूमिडिटी है। यहाँ तो धुआंधार बारिश है, दिन में रात हो गया है, पता है, दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है, पावर कट है। ये तो कहो कि मेरा बैकअप सिस्टम काम कर रहा है अभी, इसीलिए कम से कम। लेकिन ब्रॉडबैंड का शायद उन लोग का पावर कनेक्शन हो गया है, इसीलिए वो बंद हो गया है। मेरे यहाँ तो राउटर में पावर है। अब सिखाते हैं तुम्हें टाइप्स ऑफ इवेंट्स। सर नीचे। ये ऊपर, ये वाला, हाँ सर। ये भी लिख लो। तो इसीलिए याद रखो, सैंपल स्पेस लिखना और ये जो तरीके हैं सेट में सैंपल स्पेस ऐसे लिखना होता है। जनरली ऐसे टाइप के केसेस में तो ये तरीका है। हो गया बेटा? नो सर। बैंक कंफ्यूजन ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड में? बैंक रमेश, सर समझ गया। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? नो सर। तो आगे बढ़े हम लोग। नो सर, 2 मिनट सर। चलेगा। डन सर। डन सर। ओके, so now next comes event। तो सैंपल स्पेस क्या होता है बच्चा, बताओ? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स of a random experiment, that is what is called sample space, correct? और अलग अलग केसेस में कैसे लिखते हैं ये तो मैंने तुम्हें समझाया।
और बाकी धीरे धीरे तुमको प्रैक्टिस करके सीखना पड़ेगा। अब लिखो इवेंट क्या है। एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, any subset of sample space is called an event। ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है अ फेयर डाई इज थ्रोन। ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, देखो हमारा 1 2 3 4 5 6 होगा। Yes, sir. अब इसका एक सबसेट देखो, मान लो मैंने इसको कहा कि द डाई शोज द नंबर 1। देखो इवेंट इवन हो गया। Yes, द sir. डाई शोज द नंबर 2, मान लो ऐसे कहा। एक तीसरा इवेंट मैंने कहा कि द डाई शोज द नंबर 5, ऐसे कहा। या E4 मैंने ये कहा कि द डाई शोज एन इवन नंबर, द डाई शोज Yes, एन sir. इवन नंबर। देखो 2 4 6 हो गया। Yes, sir. या ऐसे इवेंट दिया द डाई शोज एन ऑड प्राइम नंबर, देखो ये आ गया। सिमिलरली अगर मैंने कहा द डाई शोज द कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर में क्या आएगा, 4 और 6। Yes, या sir. हमने कहा कि द डाई शोज एन ऑड नंबर, मान लो 1 3 5। तो ऐसे करके ये बताओ 2 टू द पावर 6 इवेंट्स डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं, बताओ। हाँ, sir. अब 2 टू द पावर 6 ये डाई वाले केस में है। ठीक है। Yes, sir. अब इवेंट्स ब्रॉडली लिखो। सर 2 to the power 6 इवेंट्स कैसे? देखो इसके कितने Okay, सबसेट्स sir. पॉसिबल होंगे। 6 देखो minus 1 आएगा सिंस, ना सर, 2 to the power 6 minus 1 आएगा। क्यों भाई डाई बीच में Natural बात one, करती क्योंकि है, yeah. एक बार कुछ नहीं एक देखा। केस एक केस तो नल सेट नहीं, होता है ना सर। हाँ तो नल सेट भी तो एक हुआ ना कि कोई कुछ भी ऑकर नहीं किया, ऐसा भी तो हो सकता है। पर थ्रोन तो बोल रखा है ना ऊपर, a fair die is thrown। हाँ थ्रो किया फेयर तो होना डाइस है। इज थ्रोन, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मान लो मैंने इवेंट बेटा ऐसे कहा कि द डाई डज नॉट शो एनी नंबर, तो प्रोबेबिलिटी वो जीरो भी है। प्रोबेबिलिटी 0 है उसका। हाँ सर। ठीक है। लेकिन वो भी एक केस बनता तो है ना। मान लो मागिजन तुमने जो लूडो का जो डब्बा होता है उसको इतना जोर से हिलाया है कि डाई कोलैप्स कर गया, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो उसका भी है ना। प्रोबेबिलिटी तो फिर तो सभी का है सर। तो इसीलिए तो प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं भाई। सभी का है, वो भी एक केस होता है। नल केस, नल के कुछ नहीं हुआ, वो भी एक गिना जाता है। ठीक है। ओके सर। अब लिखो ऐसे, इवेंट्स कैन बी क्लासिफाइड, events can be classified broadly into two categories, सबसे पहला लिखो बेटा सिंपल इवेंट। ठीक है। अब इसके बारे में लिखो, if the event set is singleton, if the event set is singleton, then if the event set is singleton, then it is said to be a simple event. Then it is said to be a simple event. अब इसमें बताओ सिंपल इवेंट कौन सा है, E1 E2 E3 ये सब में Even into it. तीनों के तीनों सिंपल इवेंट है कि नहीं। यस सर। Yes, sir. अगर
यस कि सर। अगर एक कॉइन टॉस किया तो उसमें सिंपल इवेंट क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 है कॉइन टॉस कर रहा है तो 1 2 3 4 क्या बोल अच्छा रहा सॉरी है? हेड टेल हेड एक आना, एक इवेंट ले लो, हेड का आना, मतलब द कॉइन शोज हेड, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंपल इवेंट। द कॉइन शोज टेल, ये हो गया सिंपल इवेंट। अब गणेश, मान लो 3 कॉइन टॉस किया, यस सर, 3 कॉइन टॉस किया। हाँ सिंपल इवेंट एग्जांपल। सिंपल इवेंट का एग्जांपल अरे यार एच एच वही एच अरे क्यों, इसमें क्या खराबी है? फर्स्ट कॉइन शोज हेड, सेकंड टेल, थर्ड टेल, हाँ सही, तो नंबर हो जाएगा। एक ही हेलो, आएगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छा जैसे ही ऑर्डर बना दिया, मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया कि 2 टेल और एक हेड, नहीं यूज किया। मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट कॉइन शोज हेड, सेकंड शोज टेल, थर्ड शोज टेल। तो अब ये जैसे ही मैंने ऐसे कह दिया तो ये सिंपल इवेंट बन गया। ठीक है, बात समझ में आया? और इसीलिए यस सर। पूछा क्योंकि अभी थोड़ी देर में तुम कंफ्यूज हो जाओगे फिर। दूसरा लिखो कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट, ठीक है। if the event set consists of if the event set consists of more than one element, if the event set consists of more than one element, then it is said to be a mixed event or a compound event. अब देखो मैंने यहाँ जो लिखा है E4, E5, E6, E7, ये सारे के सारे कंपाउंड इवेंट्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। देखो, अगर मैंने ये कहा कि when 3 coins are tossed, 2 coins show tail and 1 shows head, अब ये हो जाएगा तुम्हारा कंपाउंड इवेंट। क्यों? अब तुम्हारा सैंपल स्पेस देखो, एच टी टीवी हो सकता है, टी एच टी देखो ये 3 एलिमेंट इसके अंदर आ गए बच्चे। यस सर। तो इसीलिए लैंग्वेज बहुत अहम होता है इसमें। प्रोबेबिलिटी में ना लैंग्वेज बहुत केयरफुली पढ़ना, तभी पता चलेगा कि वो कौन सा टाइप का इवेंट है। तो देखो ये 3 बातें सबको समझ में आ गई। पहला यस बात, सर एक्सपेरिमेंट क्या होता है? अदर्स यस सर। एक्सपेरिमेंट क्या होता है बच्चा? अरे पीछे खोल के पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ, तुम जो समझे हो वो बताओ। सो गया प्रगति? वेल डिफाइंड आउटकम है उसका कुछ। उसका कुछ ऐसे तुम समझेगा कैसे? अरे यार, सेट ऑफ कोई भी एक्टिविटी जिसका आउटकम्स वेल डिफाइंड हो उसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं? जिसका वो चेंज नहीं होगा सैम्पल स्पेस। सेट ऑफ आउटकम्स जिसका चेंज नहीं वो हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हाँ, सैंपल स्पेस क्या होता है? पॉसिबल आउटकम्स ऑफ A रैंडम set इवेंट। of all possible outcomes of a random experiment. And what is an event? सैम्पल स्पेस पार्ट का ऑफ जो भी सैम्पल सबसेट हो। कोई भी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, दैट इज कॉल्ड एन इवेंट। ठीक है, हाँ सर। स्पेस और इवेंट्स कितने टाइप के होते हैं? सिंपल एंड दो टाइप कंपाउंड। सिंपल या कंपाउंड इवेंट। ठीक है, सिंपल इवेंट में
एक ही एलिमेंट होगा, कंपाउंड इवेंट में एक से ज्यादा होगा। ठीक है, आते हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो थोड़ा सा लिख लो एक लाइन। The probability of occurrence of an event, the probability of occurrence of an event is the ratio of the cardinal numbers of the event set of the event set and the sample space ठीक है। अब एक सिंपल सा बात बताओ, इवेंट सेट क्या है? सबसेट है ना। Yes, sir. तो इवेंट सेट का मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा? 0 और मैक्सिमम होगा सैंपल स्पेस के बराबर हो सकता है। Yes, sir. So NE divided by NS that will always be greater than equal to 0, less than equal to 1. क्यों? यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट ये 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा कि नहीं? Yes, sir. देखो ये कह सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा, अब इवेंट सेट हमेशा नंबर में होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको ये भी कहते हैं फेवरेबल सेट ऊपर वाले में। ठीक है, और ये हो गया टोटल पॉसिबल। तो फेवरेबल सेट डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल सेट। अब ये ऐसे भी मेजर हो सकता है, ये ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस इज फेवरेबल लेंथ। ठीक है, और ये जनरली जब इनफाइनाइट होता है तब ये सब वर्ड यूज होता है, बाय टोटल लेंथ पॉसिबल। ऐसा भी कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फेवरेबल। इनफैक्ट मैं इसी में ऐड क्यों ना कर दूं, इसी में ऐड कर देता हूँ। फेवरेबल लेंथ और एरिया और वॉल्यूम, ठीक है, तीनों चीज होता है, डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ और एरिया और वॉल्यूम। तो प्रोबेबिलिटी का क्लासिकल डेफिनेशन तो पहले ही है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अब अगर तुम्हारा 0 हो गया, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0, तब हम इसको कहते हैं कि देन ई इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर तुम्हारा 1 हो गया, तब हम ई को क्या कहेंगे? ई इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ये बात याद रहेगा। Yes, sir. देखो ये लिख लियो पहले। Yes, sir. No, sir. लिख लो बेटा। तो यहाँ पे लेंथ एरिया वॉल्यूम से मतलब क्या है? अभी आएंगे उसमें भी। देखो कई बार मान लो मैंने कहा कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम 0 to 100, क्या तुम गिन सकते हो? No, sir. तो सैंपल स्पेस मेरा लेंथ हो जाएगा उस केस में। क्यों? रियल एक्सिस के लॉन्ग अगर मैं 0 से 100 कह रहा हूं तो पूरा लेंथ 100 यूनिट्स का लेना है, वो हो गया फेवरेबल लेंथ हो गया। ठीक है,
ओके सर उस केस पे भी आएंगे, लेकिन हाँ ये जनरल स्टेटमेंट है, ये भी डेफिनेशन बता रहा हूँ तो इसलिए मैंने बता दिया इसको। ठीक है, ठीक देखो ये हो गया बेटा, अब लिखना। यस सर। ओके, अब ई कॉम्प्लीमेंट हमेशा जब भी कहते हैं ना, देखो ई कॉम्प्लीमेंट ये रिप्रेजेंट, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। तो ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, रिप्रेजेंट्स नॉन ऑकरेंस ऑफ ई, राइट। अब ये बताओ, ये अगर तुम्हारा पूरा सैंपल स्पेस है, ठीक है, से दिस इज योर एंटायर सैंपल स्पेस। अब ये सैंपल स्पेस है, ये इवेंट है पूरा, ठीक है। तो ये वाला नेचुरली क्या हो जाएगा बताओ, ई कॉम्प्लीमेंट होगा कि नहीं? यस सर हाँ सर। तो एन ई प्लस एन ई डैश विल बी हाउ मच, योर सैंपल स्पेस। देखो एन ई प्लस एन ई डैश विल गिव यू हाउ मच, योर सैंपल स्पेस, करेक्ट। तो अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो एन ई डिवाइडेड बाय एन एस और प्लस एन ई डैश डिवाइडेड बाय एन एस, नाउ दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1। 1। तो अब बताओ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑकरेंस ऑफ ई और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश यानी नॉन ऑकरेंस, ये कितना हो जाएगा, 1। यस सर। अब एक सिंपल सा बात है, देखो मान लो हमने एक डाई थ्रो किया, ठीक है, और इवेंट हमने डिफाइन किया कि द डाई शोज द कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो दो ही ना पॉसिबिलिटी है कि या तो कंपोजिट नंबर आएगा या नहीं आएगा, यस सर यस सर। और दोनों का प्रोबेबिलिटीज का सम अगर हम करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और वो कोई भी इवेंट हो, ये चीज ट्रू है, याद रखना, कोई भी इवेंट, चाहे वो कंपाउंड इवेंट हो या सिंपल इवेंट। अब यहाँ पे वापस आते हैं, देखो इस वाले केस में वो डाई वाला कहाँ गया, डाई वाला मैंने लिखा था ना, हाँ ये रहा। तो ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना कहोगे, ये 1/6। 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 1/6। सॉरी 1/2। 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 1/3। सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E7 1/2। ठीक है। अब एक वाइटल, अब फिर से टाइप्स ऑफ इवेंट्स पे आते हैं, ठीक है। देखो ये बेसिक मकसद यही था तुमको ये सिखाना। अब यहाँ पे वापस आओ, अब मैं इंडिविजुअली पूछूंगा, किससे पूछूं, चलो पहले कौन जवाब देगा, तुम्हें में से कोई बताओ। दो लोग गायब हो गया, कौन कौन गायब हो गया रे, रमेश? सर मयंक और अंश गायब हो गया। कहाँ गया दोनों? वो तो हॉस्टल में ही ना होगा, मतलब वहीं पे ना होगा। हाँ हाँ सर, वो लगता है नेटवर्क कनेक्टिविटी का इश्यू है, कुछ बात करता हूँ। क्या तुम आंसर करो, ये बताओ ठीक है सर। on if अच्छा if सर। a pair of fair dice is thrown, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, if a pair of fair dice is thrown, what is the probability of getting a doublet? 1/6। 1/6।
बिल्कुल सही। देखो डबलेट कहते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। जब नंबर्स इक्वल होता है इसको कहा जाता है डबलेट। ठीक है। इफ अ पेयर, अगला सवाल आदर्श, Yes, sir. सुन रहे हो? इफ अ पेयर Yes, sir. ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। इफ अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन, what is the probability that difference of numbers appearing on them is less than equal to 1? Yes. And Less than equal to 1 at one of the sir, क्या बोला आपने? है? The question नहीं, is repeat. difference of numbers appearing on them is less than equal to 1। बाकी लोग भी आंसर दे सकते हैं, जो जल्दी कैलकुलेट करेगा वो आंसर देगा। 16/36. तो 4 काट भी दो, 4/9। 49। हाँ। तो देखो ये डायग्राम गिनने में आसानी करता है। यस सर। तो मैगजीन हाँ सर। ध्यान से क्वेश्चन सुनना। If a pair of fair dice is thrown, if a pair of fair dice is thrown, what is the probability that sum of numbers appearing on the dice is greater than equal to 8 and the second die shows a greater number? Greater than equal to 8 or second die shows a greater number. Yes. Greater than equal to 8. बाकी लोग भी आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन ऐसे लैंग्वेज में पूछो। 1/6. 4/36. 4/36 कैसे आया बेटा तुम्हारा? इधर के 3। मैंने बोला है सम ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड नंबर ऑन द सेकंड डाई इज ग्रेटर देन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। 11/30. तुम भी गलत गिन लिए हो। So 1/6. बिल्कुल सही, 1/6। देखो इसीलिए सैंपल स्पेस भी लिखना सिखाया। देखो क्या, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, मैंने जो लाइंस खींचा है हाँ वो ये एप्लीकेबल एलिमेंट्स देखो यही ना है। देखो ये वाला ही एलिमेंट्स ना एप्लीकेबल है। सेकेंड नंबर मेरा बड़ा है और सम देखो ब्लू लाइन के लॉन्ग देखो 2 2 4 4 2 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 36 ना होगा बच्चे। ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 बोले थे। हाँ, मैंने बस ग्रेटर ग्रेटर देन। देन और इक्वल टू 8। हाँ सर ठीक है। फिर तो ये डायग्राम याद रखना, जब भी ऐसे मिक्स्ड स्टेटमेंट होगा ना, कंपाउंड स्टेटमेंट, तब ऐसे करके करना होता है। हाँ सर। चलो अब एक इजी क्वेश्चन और पूछते हैं जिसमें तुम्हें थोड़ा कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, रेडी एवरीवन? Yes, sir. यस देखो सर। इसमें इसमें एनी और एनएस कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। पहला पार्ट हम वही सिखा रहे हैं, हालांकि एक और छोटा सा देखते हैं तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। उससे भी एक सिंपल क्वेश्चन देना होगा। देखो इफ अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, क्वेश्चन लिखो, इफ अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स then what is the probability that sum of numbers appearing on them is
16. Sum of numbers appearing on them is 16. देखो क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर, क्वेश्चन तो सुन रहा है। देखो ए- एक डाई को तुम 6 बार फेंको, चाहे 6 डाई को एक बार फेंको, कहानी एक ही, ठीक है? तो अब यहाँ पे तुम्हें करना क्या है? देखो सबसे पहले याद रखो एनएस लिखोगे। सर 60। एक मिनट, पता नहीं मुझे, मैंने तो ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन बनाया। देखो 6 टू द पावर 6 सैंपल स्पेस होगा। हाँ सर। अब यहाँ देखो एनई अगर निकालना है तो मेरे हिसाब से ऐसा जब भी क्वेश्चन होगा तो इसमें मल्टीनोमियल थ्योरम यूज करो। कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 16 इन x टू द पावर 1, x टू द पावर 2 और ऐसे करके x का पावर 6 और इस पूरे का पावर 6। क्यों? हर Yes, बार sir. डाई पे नंबर 1 से 6 तक ही आएगा। Hmm. अब ये एक जीपी है कि नहीं है बताओ? Yes, sir. देखो ये सब केस मैंने Yes, सिखाया sir. था पीएनसी में। Hmm. सर तो ये देखो पावर 6 हो गया। हाँ बोलो। पहले तो एनी बाई एनएस का पहले यूज सिखा रहा हूँ, ठीक है? अब देखो x टू द पावर 6 इंटू 1 माइनस x टू द पावर 6 का पावर 6 इंटू 1 माइनस x होल टू द पावर माइनस 6। देखो सही है? Yes, sir. हाँ सर अब 16 चाहिए तो देखो ये 6 तो पहले से ही है, यानी हमें कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 चाहिए। और किसमें? ये बाकी प्रोडक्ट में चाहिए कि नहीं? तो हाँ इसमें 1 माइनस 6 x टू द पावर 6 पहले खाली लिया क्योंकि बाकी पावर 12 हो जाएगा। अब देखो 1 इंटू दिस, तो इसमें 10 का कोएफिशिएंट x टू द पावर 10 का कोएफिशिएंट कितना होगा? 10 प्लस 6 16 माइनस 1 n प्लस r माइनस 1 cr सिखाया था ना? हाँ सर यानी Yes, sir. 15 से 10 हो गया और माइनस 6 इंटू दिस, तो यहाँ 6 है तो यहाँ से 4 लेंगे, तो 6 4 10 माइनस 1 कितना हुआ? 9 And c 9 c 4, क्योंकि x टू द पावर 4 ना चाहिए। Yes, sir. अब इसका कैलकुलेशन तो बेटा तुम लोग खुद करोगे। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 15c10 माइनस ऑफ 6 टाइम्स ऑफ 9c4 और डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 6। तो देखो बेटा आंसर तुम्हारा ये आएगा। समझ गए? सर इसे उससे भी कर सकते थे ना सर, x1 प्लस x2 प्लस x3 पर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हाँ क्योंकि उसमें रेस्ट्रिक्शन है 16 ना, तक 1 से 6 तुम क्रॉस नहीं कर सकते हो। तो 1 हाँ से 6 अगर तुम क्रॉस नहीं कर सकते हो तो इसीलिए वो वाला मेथड यूज करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है? हाँ तो ये बेटर मेथड है और इसीलिए मैंने बोला कि ये तुम अप्लाई करोगे ये मल्टीनोमियल वाला टेक्निक जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा। यस सर समझ रहे हो बात? Yes, sir. एनी और एनएस का कैलकुलेशन पे अभी तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो मैं करवाऊंगा। लेकिन एक और डेफिनेशन सिखा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी का, वो भी लिख लीजिए। ये लिख लिया? लिख 2 मिनट Yes, sir. लिख लो। इस पे बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि अलग अलग केस का अलग अलग एप्लीकेशन होता है। फिर इसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ इवेंट्स आएगा, जिसमें तुम्हारा एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स आएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट ऑफ इवेंट्स आएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। फिर आता है तुम्हारा क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो वो टाइप ऑफ इवेंट्स। फिर आता है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, ठीक है? उसी में आएगा एडिशन, थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी,
उसके बाद कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, मतलब जो जो पढ़ना है इस चैप्टर में वो बता रहा हूं। फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगा, फिर टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम, फिर बेस थ्योरम, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, उसका मीन, वेरिएंस वगैरह वगैरह। डन सर। और लिख हो लिया गया सर। तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और दें, या नहीं पहले वो थ्योरी बताता हूँ रुको। अब यहाँ ध्यान से सुनो, स्टैटिस्टिकल, अब एक डेफिनेशन लिखो, स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये भी काम आता है, मतलब क्वेश्चन में तुमको बोल के थोड़ी देगा, लैंग्वेज से समझना पड़ेगा कि मुझे ये डेफिनेशन यूज करना है, ठीक है। अब ध्यान से लॉजिक समझो पहले। अभी अभी मैंने अगर तुमसे ये पूछा कि a die, if a die is thrown, fair die is thrown, okay, what is the probability of getting a odd prime number? क्या दोगे आंसर? 1/2। 1/2। ऑड प्राइम नंबर बोला बेटा मैंने, तो 3 और 5 ही ना हो सकता है। हाँ यस। तो 2 केस हुआ तुम्हारा एनी में, और सैंपल स्पेस में कितना केस है? 6, तो 2/6 यानी कितना हो गया? 1/3 हो गया। अब यहाँ पे स्टैटिस्टिकल केस में, अब देखो, अब मान लो मैंने देवराज को दिया डाई और मैंने बोला कि तुम थ्रो करते जाओ, करते जाओ मतलब एंडलेसली, तुम मान लो 10,000 बार थ्रो किया, ठीक है। Yes, sir. तो देवराज थ्रो कर रहा है और प्रणेश नोट डाउन कर रहा है, गॉड प्राइम नंबर आया कि नहीं आया, ठीक है। तो 10,000 बार में से मान लो अब ये हो गया मेरा एन, दैट इज 10,000 ट्रायल्स तुमने लिया। अब उसमें से ऑड प्राइम नंबर मान लो 300, 200 या 350 बार आया, ठीक है। तो अब मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड प्राइम नंबर विल बी 35/1000, ठीक है। समझ में आया बात? 10,000. तो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी एक्चुअली रियल लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट है। मान लो कोई भी नया मेडिसिन डेवलप हुआ, ठीक है, किसी बीमारी के लिए। अब हम कैसे पता करेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है इसका काम करने का? तो क्या करेंगे, उसको 1,000 लोगों को मान लो, जिसको कहते हैं दवाई दिया। अब उसमें से मान लो दवाई ने काम किया लेट अस से 720 लोगों पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन टू वर्क इज 720/1000। समझ गया? Yes, sir. हाँ सर। तो स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन इसके ऊपर बेस्ड है। तो ऐसे लिखो कि इफ n trials of an experiment, if n trials of an experiment is carried out, if n trials of an experiment is carried out and an event E occurs, and an event E occurs exactly R times, exactly R times, then the probability of occurrence Event E occurs how many times? exactly R times. Okay, sir. Then probability of E is equal to, अब ये देखो, limit n tending to infinity R by n, ठीक है। तो ये सही प्रोबेबिलिटी होता है इसका। समझ में आया बात? तो इसका एक्यूरेसी के लिए हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ
फाइल्स बहुत ह्यूज होना चाहिए। अब ऐसे समझो, मान लो तुमने अभी इसका यूज कैसे होता है देखो। मान लो बल्ब, कोई फैक्ट्री है, मान लो बल्ब बना रहा है, ठीक है। उसने 100 बल्ब बनाया। अब 100 बल्ब को टेस्ट किया और उसमें से डिफेक्टिव निकल गया, लेट अस से 6 बल्ब, ठीक है। तो सिंपल बात बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय दैट फैक्ट्री टू बी डिफेक्टिव? 0.06. 6/100 6/100 या हाँ 0.06 कहेंगे, ठीक है। तो ये लैंग्वेज में तुमको देगा कि आउट ऑफ दिस मेनी बल्ब्स प्रोड्यूस दिस मेनी बल्ब्स आर डिफेक्टिव। तो उसी से तुम समझ जाओ कि ये प्रोबेबिलिटी है उसका, ठीक है। तो ये डेफिनेशन भी काम आता है। देखो समझ में आया बच्चा? Yes, sir. यस सर। okay. अब एक काम करता हूं, मैं तुम्हें क्या कहते हैं, क्वेश्चन देता हूं। अभी सिर्फ एनी और एनएस निकालने पे दे रहा हूं, ठीक है। लिखो, अभी जो केस बताया था बस ठीक है, पर लिखो। इफ 36 people, if 36 people are to be seated, around a square table, having 9 seats on each side, then find the probability that a particular child always sits between his or her parents. चलो बताओ। याद रखो, ये सिंपल एनी और एनएस निकालने का सवाल है। अराउंड द स्क्वायर टेबल के बाद क्या बात आपने? अभी तो जो बताया था ना, देखो ये मान लो जैसे स्क्वायर टेबल है, ठीक है। तो स्क्वायर टेबल के चारों तरफ 9 सीट्स हैं, 9 सीट्स आर देयर। देखो 9 सीट इधर है, 9 सीट इधर है, 9 सीट इधर है, ठीक है। तो 36 लोगों, समझ में आया बात? Yes, sir. लोगों को अगर तुम्हें बैठाना है, अब एक इसका पर्टिकुलर पेरेंट्स के बीच में बैठा है एक पर्टिकुलर बच्चा। हाँ बोलो। सर 56 into हाँ बोलो 33 गणेश। factorial. अरे फाइनल प्रोबेबिलिटी बताना है। सर वो 23 divided by 36 into 35 into 17. तुम्हारा आवाज बात बताओ। लॉजिक ऐसे सुन, स्पेस के कंसर्न क्या है? इन और पेरेंट। अब ये बताओ, फिर आपका वॉइस बहुत क्रैक हो रहा है। ये तो
अब मेरा अरे हाँ है ना, देखो सर वॉइस क्रैक हो रहा था आपका। अब सैंपल स्पेस देखो, मेरा मैटर ऑफ कंसर्न मेरा मैटर ऑफ कंसर्न है ये दोनों पेरेंट्स और बच्चा। हेलो, कैन यू हियर? यस सर। तो देखो, जो तुम्हारा टारगेट है कि ये पेरेंट्स के बीच में बच्चा बैठे, यस सर। तो P1 एक पेरेंट हो गया, P2 दूसरा पेरेंट हो गया, बीच में बच्चा है, तो देखो 3 सीट हमको चाहिए कि नहीं इनको बैठाने के लिए। यस सर। तो अगर मैं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं ला, सैंपल स्पेस में यही चीज तो है, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मेरे पास ऐसे 36 सीट है, तो 36 सीट में से 3 लोगों को बैठाना है, तो कैसे करोगे? 26P3। सर सर लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि अगर आप 8 9 को लिए और अगले वाले साइड का अरे वो, ये देखो, एक मिनट गणेश, वो फेवरेबल में हम लोग गिनेंगे ना, वो फेवरेबल में ना गिनोगे, कैसे? ये तो टोटल, अरे बेटा ये टोटल हो गया, ये टोटल हम इतने तरीके से बैठा सकते हैं। अब आता है NE, देखो प्रोबेबिलिटी में यही चीज तो है, अब हमको क्या चाहिए अब गिनेंगे। तो देखो 1 2 3 ये ले सकते हो, 1 पे P1 या P2 में से किसी को बैठा दिया, 3 पे बाकी दूसरा बैठ गया, बीच में चाइल्ड बैठ गया। तो अब पोजीशंस गिनो, देखो 1 2 3 या 2 3 4, तो एक्चुअली कहाँ खत्म होता है? 7 8 9 पे। तो 7 7। पोजीशन है कि नहीं एक साइड में? यस सर। अब 4 साइड है, तो 4 इंटू 7, ठीक है, मतलब 3 सीट वाला 7 तो हो गया। अब ये P1 यहाँ पे और P2 यहाँ पे इंटरचेंज कर सकता है 2 फैक्टोरियल तरीके से। यस सर। तो बस यही ना मेरा फेवरेबल हो गया, तो 7 चौक 28, 28 दूनी 56। हाँ सर। तो अब हम कहेंगे कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय, अब देखो 36P3 कितना हो गया? 36 इंटू 35 इंटू 34। अब इसमें से कटेगा कितना भाई? नहीं 34 तो 2 तो काट ही सकते हैं, 17 आ गया, और ये 28 आ गया, और 7 काट दो तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। तो ये हो गया 1/45 इंटू 17। अब ये जोड़ो कितना होता है? ये कितना हुआ सर ये हो गया 755। 45 गुना 17, 765। यस सर। तो ये देखो, तो यहाँ ऐसा भी केस आएगा जिसमें NE और NS का ही कैलकुलेशन वाइटल है, समझ गया? सर ये एनएस अभी भी समझ नहीं आ रहा। देखो NS इज लाइक दिस कि हमको 3 सीट चाहिए, एक पेरेंट इधर बैठा, या देखो ये वाला छोटा पार्ट पे है, ब्लैक से कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखो ये P1 और P2 और बीच में चाइल्ड बैठेगा। हाँ तो सिंस द चाइल्ड शुड ऑलवेज सिट बिटवीन द पेरेंट्स, हाँ तो अब ये बताओ हमें 3 सीट कंसेक्यूटिव चाहिए कि नहीं? यस सर। तो अब सीट्स तुम सोचो ऐसे नंबर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आइदर आई विल सिलेक्ट 1 2 3, और आई विल सिलेक्ट 2 3 4, और आई विल सिलेक्ट 3 4 5। सर तो फेवरेबल तो समझ लास्ट आ गया, कितना है? हाँ, टोटल समझ नहीं आ NS रहा। में, और टोटल देखो मेरा टारगेट ऑडियंस कितना है? 3 को ही ना मेरे को कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि 1 पर्टिकुलर चाइल्ड बोला और उसका पेरेंट, तो ये 3 ही मेरा फोकस है, ठीक है? तो अगर बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के हम इन 3 को अलग अलग अरेंज करते हैं, how many ways are there in which you can make 3 people sit on 36 chairs? बताओ, 36 फीट। बस वही हाँ हम कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है? ओके तो सर। इसीलिए या तो 36 C3 कर लो,
देखो यू कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो। तो ये टोटल केसेस हो गया, और ये इतना ही ना आएगा। हाँ सर। देखो लॉजिक समझ में आया भाई? किसमें बेटा? नहीं बेटा, यश यश यहाँ पे नहीं है। क्यों? यहाँ तुम्हारा जब स्क्वायर टेबल होता है ना, तो जनरली हम नहीं करते हैं इसमें, जनरली नहीं करते हैं ऐसे में, अनटिल एंड अनलेस कि ये वर्ड मेंशन कर दिया जाए ना कि ऑल चेयर्स आर सिमिलर, ठीक है, एंड तब तभी तुम डिवाइड करोगे, 1/4 करोगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं करोगे। हाँ, अगर वो वर्ड मेंशन किया तब। अब एक क्वेश्चन तुमको दे, देखो ये वाला लिख लिया बच्चा। सर एक डाउट है सर, आपको कैसे पता चला कि सर जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है वो 36 फैक्टोरियल नहीं है? देखो हमको ये पर्टिकुलर हमको थोड़ी पता कि बाकी और कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने पेरेंट्स हैं। हमको क्वेश्चन में ये तो दिया ही नहीं है कि जो 36 लोग हैं उसमें कितने बच्चे हैं, कितने उसके पेरेंट्स हैं, ये सब तो नहीं दिया। तो इसीलिए हम वो 36 फैक्टोरियल नहीं लेंगे। हमें सिर्फ ये बोला है कि अ पर्टिकुलर चाइल्ड ऑलवेज सिट्स बिटवीन हिज और हर पेरेंट्स। मतलब हमें ये इतना बता दिया कि एक बच्चा है और उसके माँ बाप है, ठीक है, बाकी कौन है नहीं है वो नहीं बताया, तो इसीलिए बाकी के अरेंजमेंट के बारे में हम सोचेंगे ही नहीं। तो यही लैंग्वेज का ट्विस्ट होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। ठीक। रेडी? रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या हो गया, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब दिमाग सैचुरेट हो गया क्या? यस चलो, सर। नहीं हाँ सर। सैचुरेट हो गया तो ठीक है, छोड़ दो अभी। नहीं इसलिए सर। क्योंकि इसमें इसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है। अभी तो टाइप ऑफ इवेंट में गया भी नहीं है। अभी पहले सिंपली एनी और एनएस का यूज पहले ये सीखना पड़ता 36 लोग भी तो है, है ठीक है। सर, उन्हें भी तो अरेंज करना है। हाँ देखो बेटा, बाकी कहीं भी बैठ जाएगा, क्यों? 33 सीट्स बच गया, हाँ तो वो 33 कहीं भी बैठ जाएगा। वो वो तो इसमें भी आएगा ना, एनी में भी आएगा और एनएस में भी आएगा, तो उसके लिए हमको सोचना नहीं है। हमको सर फोकस करना है ये 3 लोगों पे, मतलब वो पेरेंट्स, बोथ दी मदर, फादर एंड टीचर, बस। सर जिसके बारे में क्वेश्चन में बताया उसी को कंसिडर करके क्वेश्चन करना है बस। हाँ, बाकी अपने मन से एज्यूम मत कर लेना भाई। अपने मन से तुमने अगर एज्यूम कर लिया अच्छा 36 लोग हैं, हाँ मतलब अरे भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो किसी के 4 बच्चे हैं, तब तो तुम एक एक करके एज्यूम करके ऐसे मत कर लेना अपने से, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, क्या रे चलो कुछ नहीं बोलता है, यस सर ऐसा क्या बोलो, क्या बोलो? अरे तुम्हारा सवाल 35 नहीं लोग आ हैं रहा सर, है। अब चाइल्ड को इंक्लूड करके 36 लोग हैं। हाँ हाँ, अरे बट एक्चुअली दैट पर्टिकुलर चाइल्ड वर्ड क्या यूज किया है, पर्टिकुलर चाइल्ड, तो एक बच्चा और उसके पेरेंट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर 3 लोगों का मेंशन किया है तो तुम बाकी का एग्जाम्पशन नहीं करोगे। सर ऐसा कर सकते हैं कि नीचे वो 35 लोग हैं, फिर मतलब 36 लोग हैं, 36 लोग हैं, उसमें से चाइल्ड को बैठा दिया फिक्स्ड पोजीशन में, फिर फिक्स 35 लोग पोजीशन हैं। में, हाँ तुम वो भी कर सकता है, लेकिन हाँ चाइल्ड का पोजीशन फिर तुमको देखना पड़ेगा कि द चाइल्ड कैन सेट ओनली फ्रॉम 2 to 8 पोजीशंस। क्या सर? चाइल्ड, अरे चाइल्ड तुम्हारा 2 to 8 में ही ना बैठ सकता है, ये देखो
चाइल्ड को तो हाँ 1 वो से भी तो डिवाइड ओके नहीं सकता है। हाँ तब तब हो सकता है हाँ okay। समझ गया, तो भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है, और भी तरीका है, हाँ लेकिन सर वो ज्यादा टीडियस मेथड है, तो हम थोड़ा इजी मेथड फॉलो करता है। चलो अगला सवाल लिखो। लेट एस बी द सैंपल स्पेस, let capital S be the sample space of all 3 cross 3 matrices. Sample space of all 3 cross 3 matrices with entries from the set 0, 1. थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिसेस With entries from the set, with entries from the set, ठीक है, 0, 1। मतलब या तो उस मैट्रिक्स का एलिमेंट 0 है या 1 है, ठीक है। If a matrix is chosen at random, then what is the probability of the event? देखो पहला इवेंट है sum of entries of the matrix is 7, ठीक है। समुद्र मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं, ए दे देते हैं, मैट्रिक्स ए कर। इफ अ मैट्रिक्स ए इज चूजन एट रैंडम, ठीक है, फ्रॉम एस इज 7। दूसरा, determinant of A is equal to 0 and sum of entries of A is equal to 7. बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आइडिया बताओ। यस सर। देखो ए एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो अब हर एलिमेंट उसमें 3 क्रॉस 3 में कितना एलिमेंट है? 9 अब हर एलिमेंट के लिए कितने चॉइसेस हैं? 2 2 तो टोटल कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं? 9 पर 9 2 का पावर 9। तो ये मेरा सैंपल स्पेस हो गया। ये बात देखो सबसे पहले क्लियर हो गई। यस सर। यस सर। अब यहाँ देखो पहला पार्ट में मैंने तुमसे क्या पूछा है, सम ऑफ एंट्रीज ऑफ ए 7। तो एक बात बताओ, जब एलिमेंट खाली 0 है और 1 है तो 7 1 9 3 होगा। 7 तो 9 हाँ। सबसे पहले तो देखो 7 मेरा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 7 Yes, 1s and 2 zeros should be selected। यस सर। यस सर। अब मैट्रिक्स में स्पॉट कितने हैं हमारे पास? 9 9 तो क्या अरे 9 सर। C 7 तरीके से तुमने 7 स्पॉट चुन लिया, वहां 1 डाल दिया और जो 2 बच गया वहां 0 डाल दिया। क्यों? अब ये कितना हो गया बताओ? 9 into 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 9 से 36 हो गया। डिवाइड बाय तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम क्या कहेंगे बताओ? 36 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 9। मैंने n लिख दिया, सॉरी, उसको सुधार कर लो। 9 तो यहाँ 2 स्क्वायर कट गया तो तुम्हारा क्या बचा यार? 9 बाय 2 का पावर 7। और ये कितना होता है? अरे 2 का पावर 6 तरह 64 हुआ ना, 128 128, ठीक है। हाँ। अब देखो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब एक सिंपल सा बात बताओ, हाँ सर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 कब होगा? जब भी कोई दो रो सेम हो जाएगी या फिर कोई भी रो 0 बन जाए। तो अब वो करने के लिए लॉजिक समझो, अगर मैं दोनों 0 को एक ही रो में डाल दिया या एक ही कॉलम में डाल दिया, नहीं हो पाएगा।
मतलब जीरो नहीं हो पाएगा। जीरो कैसे नहीं हो जाएगा बेटा, एक ही रूम में डाल दो ना। अब जीरो हो ये लो, जाएगा। ये देखो हुआ कि नहीं डिटर्मिनेंट जीरो इसका। हाँ सर, जीरो हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ दोनों जीरो को एक ही रो में डाल दो, तो ऑटोमेटिकली दो ऐसा रो या दो ऐसा कॉलम बचेगा जिसके सारे एलिमेंट्स आइडेंटिकल होंगे। हाँ। तो वन अब जीरो यहाँ वन भी तो हो सकता है। हमारे पास, हाँ उस पे आ रहे हैं यार, तुम देखो। तो तीन में से कोई भी एक रो सिलेक्ट करेंगे, कितने तरीके से? दो तरीके से। 3C1, हाँ तीन मतलब में से एक रो 3C1। अब फिर उस उसमें रो में भी तो दो तीन एलिमेंट है, तो तीन में से 3C2 दो स्पॉट चुनोगे, 3C2। करेक्ट। हाँ, अब ये रो के लिए हुआ, तो अगर हम कॉलम की बात करेंगे तो दो हो जाएगा। तो तीन यस सर। किया 9 दूनी 18 ऐसा डिटर्मिनेंट होगा। ये देखो ये मेरा NE होगा कि नहीं बताओ। सर लास्ट में दो क्या क्या डाला सर? देखो ये था रो के लिए, हाँ अब सेम कैलकुलेशन कॉलम के लिए भी तो एप्लीकेबल है। हाँ सर, यस सर, हाँ ठीक है सर। तो दैट इज व्हाई मैंने सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये बताओ 18 ऐसा है जिसमें तुम्हारा जीरो हो गया, तो अब यहाँ पे मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या लिखेंगे? 18 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 9, ये ना लिखोगे? यस सर। यानी ये हो गया 9 बाई 2 टू द पावर 8 यानी 256। यस सर। आजकल ऐसा जेई में अक्सर आता है, एडवांस में भी, मेंस में भी, प्रोबेबिलिटी डिटरमिनेंट के साथ, मैट्रिक्स के साथ ऐसे करके देगा तुम्हें। हाँ इसमें करना वही है, एनी और एनएस का कैलकुलेशन करना है, ठीक है, लेकिन वो सही से करना है। चलो आज हम आगे नहीं पढ़ाते हैं, अभी तो बहुत सारा थ्योरी तुम्हारा बचा हुआ है। मैंने तो बताया ना, अभी तो टाइप्स ऑफ इवेंट्स भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तुम्हारा वैसे टाइम टेबल क्या है ये बताओ तो जरा ब्रीफली, क्योंकि उस हिसाब से मैं सेट करूंगा इसको। अगर तुम्हें पूरा पढ़ना है तो फिर तो बहुत सारा क्लास करना पड़ेगा। सर नीचे 36 क्यों नहीं हो सकता? कहाँ पे 36 का तुम? मतलब सेकंड वाले में वो नहीं लिख सकते, सम ऑफ एंट्रीज ऑफ ए इज इक्वल टू 7, ऊपर भी तो वही है, तो हाँ नीचे 36 तो यूज नहीं कर सकते? एंड किया ना भाई, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, ओ सम ऑफ एंट्रीज ऑफ ए एंड वर्ड यूज किया ना, तो उसी के अंदर ही ना तुम्हारा, देखो हम ले रहे हैं, देखो 7 एलिमेंट सम हो रहा है। अब इसके अंदर कितने होंगे जिनका डिटरमिनेंट 0 हो? सर, ठीक है। ओके। हाँ तो तेरा शेड्यूल बता दो यार, उस हिसाब से फिर। अरे वो शेड्यूल नहीं है, तुम्हारा जो क्लास चल रहा है उसका शेड्यूल का बात कर रहे हैं। सुबह कितना बजे तक फिजिक्स होता है भाई? सर दो 8। घंटे। नहीं मतलब कितने बजे से कितने बजे क्लास होता है? हाँ एक्चुअली सर। तुम्हारा जिस समय फ्री होगा ना उसी बीच में हो सकता है मैं डाल दूंगा, तो तुम्हारा भी हो जाएगा। मेरा जिस समय फ्री रहेगा मैं उस हिसाब से देख के डालूंगा ना। तो तुम्हारा रहता है। क्लास एक्चुअली होता कितने बजे बताओ मैं है? 8 to 11 फिजिक्स रहता है। 8 से 11 फिजिक्स रहता है, ठीक है। और फिर 11 से 2 या 2:30 बजे तक केमिस्ट्री रहता चलो 2:30 मान लेते हैं केमिस्ट्री, उसके बाद है। सो गए सर। मैथ्स का क्लास रहता ही नहीं है। सर वो अब क्या वो बताएं। छुट्टी में है सर, हैं? वो छुट्टी में है। अच्छा, तो इसका मतलब मैं अगर 4 बजे भी डालूं तो तुम लोग कर सकता है? सर आप थोड़ा पहले ले लेंगे तो हम लोग स्कूल ही से कर लेंगे। कितना बजे से बता? वही सर 3:30, 3:30 या 4 बजे से कर दिएगा तो स्कूल ही में ले लेंगे। अच्छा
ठीक है। हाँ तो वही चलिए मतलब सर, 2.5 लेकिन महीने के स्कूल में बाद नेट नहीं आता है। हाँ स्कूल तो ये तो अलग में प्रॉब्लम। नेट बिल्कुल भी नहीं आता है। अरे वो वो तो लाइब्रेरी तुम लोग नहीं नहीं सर सुन सकते हैं वो, फिर तो दिक्कत हो जाएगा सर। क्या बोल रहे हो? तो 5:30 से ठीक है तुम लोग का, या 5 बजे से? हाँ सर, 5 बजे ठीक है। 5 बजे तक तुम लोग पहुंच जाता है तो हाँ सर। अच्छा, ठीक है। सर तो वही मैं उसी बीच में रखूंगा, जनरली वैसे ही टाइम पे रखूंगा, 5 से या 5:30 से रखूंगा, ठीक है। ठीक है इसीलिए सर। मैंने यस पूछ सर। लिया तुम्हारा, 5 या 5:30 से रखूंगा, ठीक है सर। क्योंकि अभी तुम्हें बहुत सारा क्लास करना पड़ेगा तभी तुम ये सीख पाएगा। ये चैप्टर एक्चुअली बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है। सर ये इसके पहले वाले क्वेश्चन एक बार दिखा सकते हैं सर, स्क्रीनशॉट ले लूंगा मैं। कौन सा वाला क्वेश्चन बता दो बच्चों? वो 36 वाला, ये वाला? 36 लोग है। नहीं सर 36 लोग अच्छा, है उसमें वो। मैंने तो ये तो है। हाँ सर, हाँ ले लिया सर। ठीक है, थैंक यू सर। चलो ठीक है, कल फिर वही मैं 5:30 10:30 मैं अपना टाइम टेबल देख के उस हिसाब से भेजूंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बाय। ओके बाय। थैंक यू सर। बाय बाय सर। सर। थैंक यू सर। बाय।